नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां और उन्हें पढ़ने से पहले हमने कुछ शब्दों की चर्चा की थी जो आपने अच्छे से समझे होंगे। देखिए दोस्तों, ये शब्द इसलिए जरूरी है क्योंकि सामान्यतया विद्यार्थी इन अध्ययन विधियों में समझने के बजाय उनको रटते हैं कि कौन सी विधि आत्मनिष्ठ में आती है और कौन सी वस्तुनिष्ठ में आती है। किंतु हम इन्हें रटकर याद न करके हम ये देखेंगे कि कोई भी विधि आत्मनिष्ठ में क्यों आ रही है और वस्तुनिष्ठ में क्यों आ रही है। यदि हमें ये पता लग गया तो फिर हमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम किसी भी विधि का गुण देखेंगे और ये बता देंगे कि ये विधि आत्मनिष्ठ में क्यों आती है या वस्तुनिष्ठ में क्यों आती है। अब हम प्रारंभ करते हैं मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। देखें, हमने समझा था कि ये जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है और इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार किया जाए, तो इसके लिए कुछ विधियां प्रचलित होती है और उन्हीं विधियों का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये अध्ययन विधियां वैसे तो अपने पाठ्यक्रम में नहीं होती, किंतु ये अपने व्यक्तित्व वाले टॉपिक में आती है और वहां से इनमें प्रश्न भी बनते हैं। दूसरा कारण इनको पहले पढ़ने का यह है कि जब हम अध्ययन विधियां पढ़ लेते हैं तो हमें अनुमान लग जाता है कि वास्तव में मनोविज्ञान में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है और किन किन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें मनोविज्ञान का स्वरूप थोड़ा स्पष्ट नजर आने लगता है। इसी कारण हम पहले मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अलग अलग टॉपिकों को पढ़ते हुए पूरे मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से भी मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन पढ़े हुए हैं अपने संस्थान में, उनको तो पता है कि अपने नोट्स से बाहर पढ़ने की कोई भी चीज आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पढ़ने की। बाकी जो नए विद्यार्थी हैं वो भी विश्वास करें, प्रत्येक चीज को लिखें, समझें। निसंदेह आपको मनोविज्ञान में कोई समस्या नहीं आएगी और मनोविज्ञान एक बहुत ही सरल विषय आपको लगेगा। तो अब हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों का। इससे पहले मैं उन 4 शब्दों को आपको रिकॉल करवा देता हूं जिनका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया था। पहला शब्द था वेदता। वेदता का अर्थ है शुद्धता या उद्देश्य का पूरा होना। यदि कोई विधि शुद्धता रखती है या किसी विधि के द्वारा हमने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया और उस विधि ने हमें शुद्ध रिजल्ट दिया व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित, तो हम कहेंगे कि ये विधि जो है या ये परीक्षण जो है इसमें वैधता का गुण है। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस विधि का निर्माण हमने जिस उद्देश्य से किया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, तो इसे हम कहेंगे वैधता। दूसरी बात हमने पढ़ी थी विश्वसनीयता। यदि एक परीक्षण को एक विद्यार्थी पर बार बार लागू किया जाए और रिजल्ट लगभग समान आए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण है, ये जो विधि है मनोविज्ञान की अध्ययन विधि, इसमें विश्वसनीयता का गुण है। इसी चीज को हमने दूसरे तरीके से भी समझा था कि यदि एक परीक्षण की जांच अलग अलग अध्यापक करे, अलग अलग व्यक्ति करे और वो समान रिजल्ट दे, तो भी हम कहेंगे कि इस विधि में विश्वसनीयता का गुण है। इसके बाद दोस्तों हमने शब्द लिया था वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है व्यक्ति का प्रभाव न पड़ना या विषय वस्तु का प्रभाव रहना। हमने एक उदाहरण भी लिया था, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि
राजस्थान की राजधानी क्या है? तो उत्तर आया जयपुर। इसका उत्तर निश्चित उत्तर है, इसमें व्यक्ति अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। तो ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के बारे में लिखिए, तो सभी विद्यार्थी राजस्थान के बारे में अलग अलग बातें लिख सकते हैं, यानी इस पर व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये वस्तुनिष्ठ न होकर इसकी ठीक विलोम आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ है। तो वस्तुनिष्ठ जिस पर व्यक्ति का प्रभाव न पड़े, और आत्मनिष्ठ जिस पर व्यक्ति का प्रभाव पड़े। मुख्यतया हम उस व्यक्ति की चर्चा करेंगे इन अध्ययन विधियों में जिसका अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियां हैं, इसमें अध्ययन करने के आधार पर अलग अलग भाग बनते हैं। किस आधार पर? कि हम अध्ययन किस प्रकार से कर रहे हैं, इसी को समझते हैं। मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, इसकी अलग अलग शाखाएं हम लेंगे, अलग अलग भाग लेंगे इसके, और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, व्यक्ति का अध्ययन हमें इन विधियों से करना है। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ये भी कर सकते हैं। अब देखें, यदि हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण द्वारा करते हैं, यदि व्यक्ति का व्यवहार हम निरीक्षण या अवलोकन द्वारा करते हैं, तो ऐसी विधियों को कहा जाता है निरीक्षणात्मक विधियां। यदि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण द्वारा किया जाए, तो ऐसी विधियां कहलाती है निरीक्षणात्मक विधियां। इसके बाद देखें दोस्तों, यदि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन प्रयोग द्वारा किया जाए, तो ऐसी विधियां कहलाती है प्रयोगात्मक विधियां। यदि व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम प्रयोगशाला का उपयोग करना पड़े, या प्रयोगशाला में जाकर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें, तो ऐसी विधियां कहलाती है प्रयोगात्मक विधियां। और अंत में आती है विवरणात्मक विधियां। यदि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें उसके बारे में विवरण इकट्ठा करना पड़े, या कहें कि उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करना पड़े, तो फिर ऐसी विधियां कहलाती है विवरणात्मक विधियां। विवरणात्मक विधियां। देखिए दोस्तों, तीन प्रकार लिए हैं। यदि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण द्वारा करें, तो वो है निरीक्षणात्मक विधियां। यदि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन प्रयोग द्वारा करें, तो वो होती है प्रयोगात्मक विधियां। और यदि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन विवरण इकट्ठा करके करें, या उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करके फिर करें, तो ऐसी विधियां कहलाती है विवरणात्मक विधियां। अब देखें, निरीक्षणात्मक विधियों में भी हम दो भाग लेंगे। हमने गुण पढ़े थे वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। ऐसी विधि जिसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होता है, वो तो वस्तुनिष्ठ होती है, और जिसमें आत्मनिष्ठता का गुण होता है, वो आत्मनिष्ठ होती है। इसमें पहला भाग हम लेंगे आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विधियां। और दूसरा लेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां। देखिए दोस्तों, ऐसी विधि जिसमें व्यक्ति का प्रभाव पड़े। किस व्यक्ति का? हम उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है। जिस व्यक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं, यदि वो व्यक्ति हमारे रिजल्ट को प्रभावित करे,
या जानकारियों को प्रभावित करे, तो ऐसी विधियां कहलाती है आत्मनिष्ठ विधियां। और वो विधियां जिनमें व्यक्ति अपना प्रभाव न डाले। कौन व्यक्ति? जिसका अध्ययन कर रहे हैं। यहां मुख्यतः अध्ययन जिसका किया जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे। यदि अध्ययन जिसका किया जा रहा है उसका रिजल्ट पे प्रभाव न पड़े, तो ऐसी विधियां कहलाती है वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियों में हम लेते हैं अंतःदर्शन विधि या अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि। अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि। देखें, आत्मनिष्ठ विधियों में तो आती है अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि, और वस्तुनिष्ठ में आती है बहिर्दर्शन, बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण विधि। बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण विधि। अभी समझेंगे कि ये है क्या। देखिए, अंतर्दर्शन, इसमें जो शब्द है उसको अगर हम तोड़कर देखें, अंतः प्लस दर्शन। अंतः यानी अंदर, या कहें स्वयं के अंदर। दर्शन यानी देखना, या हम कहें इसको मिला के अंतर्दर्शन का अर्थ होता है स्वयं के भीतर देखना। स्वयं के भीतर देखना। एक शब्द लिया हमने आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण को भी हम दो भागों में समझें, आत्म प्लस निरीक्षण। आत्म का अर्थ होता है स्वयं, निरीक्षण यानी अवलोकन, या कहें कि स्वयं का निरीक्षण करना, वो आत्मनिरीक्षण है। इसका अर्थ है स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं का निरीक्षण। अंतःदर्शन शब्द का अर्थ है अंत यानी अंदर, दर्शन यानी देखना, यानी स्वयं के भीतर देखना या स्वयं के अंदर देखना। अंदर वाला शब्द थोड़ा अधिक स्पष्ट है, स्वयं के अंदर देखना। आत्म निरीक्षण में है आत्म प्लस निरीक्षण, यानी आत्म यानी स्वयं का निरीक्षण। देखिए दोस्तों, ये विधि होती क्या है। इस विधि में व्यक्ति अपना निरीक्षण स्वयं करता है, या कहें कि व्यक्ति अपना अध्ययन स्वयं करता है। जैसे मुझे खुद का ही अध्ययन करना पड़े, तो मैं जिस विधि से अध्ययन करूंगा वो है अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि। पहले क्या होता था, जो ज्ञानी होते थे व्यक्ति, जो संत व्यक्ति होते थे, वो खुद का ही निरीक्षण करते थे, खुद के व्यवहार का ही अध्ययन करते थे। तो इसके लिए जिस विधि का वो प्रयोग करते थे वो थी अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण। अब देखिए दोस्तों, यदि किसी को स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा तो उसे स्वयं के मन में ही देखना पड़ेगा, या कहें कि व्यक्ति को अध्ययन करने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ेगा। इसी कारण इसको कहते हैं अंतः प्लस दर्शन। अंत यानी स्वयं के अंदर, दर्शन यानी देखना। या कहें कि व्यक्ति अपना निरीक्षण खुद कर रहा है, तो आत्म प्लस निरीक्षण यानी स्वयं का निरीक्षण। जब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन करेंगे कि ये जो विधि है ये परंपरा से चली आ रही है, इस कारण इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। वो जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब पढ़ेंगे। दूसरी बात है बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण। यहां भी शब्द लें बहि प्लस दर्शन। इसको दो भागों में देखें। बहि का अर्थ है बाहर, दर्शन का अर्थ है देखना, या हम कहें बाहर की ओर देखना।
और दूसरा है बाह्य प्लस निरीक्षण। बाह्य प्लस निरीक्षण, इसे हम कह सकते हैं बाहरी व्यक्ति का निरीक्षण। बाहरी व्यक्ति का निरीक्षण। देखिए दोस्तों, बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण शब्दों के अर्थ हमने समझे। बहिर्दर्शन का अर्थ देखें, बहिर प्लस दर्शन, बहिर यानी बाहर की ओर, दर्शन यानी देखना, या कहें बाह्य प्लस निरीक्षण, बाह्य यानी बाहरी व्यक्ति का निरीक्षण। इस विधि में किसी भी व्यक्ति का अध्ययन अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो मैं किसी बालक का अध्ययन करूं, तो वो तो मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति हो गया। अब मैं उसका अध्ययन करूंगा तो मुझे अपने मन से बाहर देखना पड़ेगा, बाहर की ओर देखना पड़ेगा। इस कारण इसको कहते हैं बहिर्दर्शन, बाहर की ओर देखना। या कहें कि मैं अध्ययन कर रहा हूं किसी बाहरी व्यक्ति का, क्योंकि मैं तो अपने किसी विद्यार्थी का अध्ययन कर रहा हूं और उसका अध्ययन करूंगा तो मुझे बाहर की ओर देखना पड़ेगा या बाह्य व्यक्ति की ओर देखना पड़ेगा, या कहें बाह्य व्यक्ति का निरीक्षण करना पड़ेगा। इस कारण इसे कहते हैं बाह्य प्लस निरीक्षण यानी बाहरी व्यक्ति का निरीक्षण। पुनः देखें दोस्तों, निरीक्षणात्मक विधियां हम पढ़ रहे हैं। निरीक्षणात्मक विधियां है वे विधियां जिनमें हमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण की जरूरत पड़ती है। निरीक्षण यानी अवलोकन, ऐसी विधियां निरीक्षणात्मक विधियां कहलाती है। फिर देखें, हमने इसके दो भाग लिए, एक तो आत्मनिष्ठ विधियां और एक वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी होती है? आत्मनिष्ठ विधियां वे होती है जिनमें व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। किस व्यक्ति का? जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। इस कारण इनको कहते हैं आत्मनिष्ठ विधियां। और जिन विधियों में व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहा हमने वस्तुनिष्ठ विधियां। अब हम देखें दोस्तों कि ये विधियां आत्मनिष्ठ में, ये विधि आत्मनिष्ठ में क्यों आ रही है और ये विधि वस्तुनिष्ठ में क्यों आ रही है। देखिए दोस्तों, अंतरदर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि में व्यक्ति अपना अध्ययन स्वयं करता है। अब स्वयं अध्ययन करेगा तो उस व्यक्ति का प्रभाव हमारे रिजल्ट पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो व्यक्ति अपने बारे में कुछ बातें छिपा भी तो सकता है, या कुछ बातों को वो गलत बता दे अपने बारे में। जब खुद का अवलोकन करे तो किसी भी चीज का अर्थ वो खुद के अनुसार ही देखेगा, तो वो अपने बारे में कुछ गोपनीय बातें छिपा भी सकता है। इस कारण हम कहेंगे कि यदि कुछ बातें छिपा ली गई तो हमारा जो रिजल्ट है या उसका जो रिजल्ट है वो गलत आएगा, क्योंकि जानकारियां छिपाएंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस विधि में व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण इसको किसके अंतर्गत रखा गया? आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत रखा गया। अब अगली बात आती है बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण जो विधियां है, इनमें होता क्या है कि जिस बालक का हम अध्ययन कर रहे हैं उस बालक को पता नहीं होता है कि मेरा अध्ययन किया जा रहा है। हम गोपनीय ढंग से उसका अध्ययन करते हैं। गोपनीय ढंग से कैसे? जैसे मान लो बालक खेल के मैदान में खेल रहा है, वहां उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वो या अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, किस प्रकार के व्यक्तियों में वो बैठ रहा है उसका वीडियो बना लिया या उसकी फोटो खींच ली। ये सब जानकारियां बालक के बारे में इकट्ठी की जा रही है, या कहें कि बालक का निरीक्षण किया जा रहा है। कैमरे द्वारा निरीक्षण, ऑडियो द्वारा निरीक्षण के, फोटो लेके निरीक्षण।
इन सारे निरीक्षणों में बालक को कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसका अध्ययन किया जा रहा है। अब जब बालक को पता ही नहीं कि उसका अध्ययन किया जा रहा है, तो वो अपने बारे में गलत जानकारियां भी कैसे देगा? वो तो जो सामान्य व्यवहार है, सामान्य व्यवहार ही करेगा। यानी जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको तो पता ही नहीं कि मेरा अध्ययन किया जा रहा है, तो वो इस विधि पर अपना इफेक्ट भी नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण जो विधि है वो वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस पर व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इनका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा पाठ हमने लिया प्रयोगात्मक विधियां। प्रयोगात्मक विधियों में देखिए दोस्तों, एक ही विधि आती है जिसे हम कहते हैं प्रयोग विधि या प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि इसको कहते हैं। इस विधि को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे और इस विधि का इतिहास भी हम देखेंगे कि इस विधि की खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए दोस्तों, 1879 में एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम उंट, उनके द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई गई और उस प्रयोगशाला में व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया गया। तो प्रयोगशाला में व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया गया था उस विधि को कहते हैं प्रयोगात्मक विधि, या कहें कि जिस विधि के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला या प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है उसे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। अब इस विधि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग उपविधियां हो सकती है। इस कारण इसकी वस्तुनिष्ठता या आत्मनिष्ठता की हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। इसमें केवल एक विधि है। तत्पश्चात आती है विवरणात्मक विधियां, और इनको भी हम अपनी सुविधा के लिए दो भागों में बांटेंगे। विवरणात्मक विधियों को भी दो भागों में हम बांटेंगे। देखिए दोस्तों, वही एक भाग तो बनाएंगे आत्मनिष्ठ और एक भाग बनाएंगे वस्तुनिष्ठ। पहला भाग तो है आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां। और दूसरा जो भाग है इसका वो है वस्तुनिष्ठ विधियां। देखिए दोस्तों, आत्मनिष्ठ विधियों में फिर वही चर्चा करेंगे कि जिन विधियों में व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है वो आत्मनिष्ठ विधियां होती है और जिन पर व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता वो वस्तुनिष्ठ विधियां होती है। विवरणात्मक विधियां ऐसी विधियां जिनमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विवरण इकट्ठा करना पड़ता है वो विवरणात्मक विधियां कहलाती है। अब देखिए, विवरणात्मक विधियों में आत्मनिष्ठ के अंतर्गत हम जिस विधि की सर्वप्रथम चर्चा करेंगे, पहली विधि हम लेंगे वो है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि हम लेंगे। देखें, जीवन इतिहास जो विधि है उसको विस्तार से समझेंगे हम। इसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं। इसी को हम केस स्टडी भी कहते हैं। वो हम विस्तार से पढ़ते समय इसकी चर्चा भी करेंगे। अभी तो हम केवल एक नाम लिख रहे हैं, जीवन इतिहास विधि। अब देखें, हम समझेंगे कि ये विधि क्या है और इसे क्यों हमने आत्मनिष्ठ के अंतर्गत रखा। देखें, जीवन इतिहास जो विधि है, इस विधि में जिस बालक का अध्ययन किया जा रहा है उस बालक का भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का इतिहास देखा जाता है, या कहें कि भूतकाल से वर्तमान तक के इतिहास की जानकारियां या विवरण इकट्ठा किया जाता है।
फिर उन जानकारियों के आधार पर हम बालक का अध्ययन करते हैं कि वास्तव में बालक का व्यवहार के इस पक्ष के संदर्भ में, या कहें कि व्यवहार का ये पक्ष बालक का कैसा है। जीवन इतिहास विधि में बालक के भूतकाल से लेकर वर्तमान तक के इतिहास को कैसे देखते हैं, इसके लिए हम अलग अलग व्यक्तियों से विवरण इकट्ठा करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, विवरण शब्द आया है, विवरण या जानकारियां इकट्ठी करते हैं बालक के बारे में, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की, और उन जानकारियों के आधार पर बालक का अध्ययन किया जाता है। जानकारियां किससे इकट्ठी करेंगे? कुछ जानकारियां हम बालक से भी पूछ लेंगे, कुछ जानकारियां उसके घर वालों से, माता पिता से पूछ लेंगे, कुछ जानकारियां उसके दोस्तों से ले लेंगे, कुछ जानकारियां पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से ले लेंगे, और उसका भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की जानकारियों का हम एक संकलन करेंगे, और उनके आधार पर बालक के व्यवहार को हम डिसाइड करेंगे कि बालक के व्यवहार का ये पक्ष कैसा है। चूंकि हमने बालक के बारे में जानकारियां अलग अलग व्यक्तियों से इकट्ठी की है, या कहें कि बालक के व्यवहार के बारे में हमने विवरण इकट्ठा किया है, इस कारण जीवन इतिहास विधि विवरणात्मक विधि में आती है। अब कारण समझें कि जीवन इतिहास विधि आत्मनिष्ठ विधियों में क्यों आती है। यह रटना नहीं, हमें समझना है। देखिए दोस्तों, हम जो जानकारियां विभिन्न व्यक्तियों से ले रहे हैं, उन जानकारियों में त्रुटि भी हो सकती है। जैसे जिस बालक का अध्ययन किया जा रहा है उससे कुछ बातें पूछी, अब आवश्यक थोड़ी है वो बालक सारी बातें सही बता देगा। बालक अपने बारे में कुछ बातें छिपा भी सकता है। या हमने पड़ोसी से पूछी जानकारियां, पड़ोसी ने भी कुछ बातें छिपा ली। घर वालों से पूछी, घर वाले कोई जानकारी गलत भी दे सकते हैं या कोई जानकारी छिपा भी सकते हैं। मित्र भी कुछ जानकारियां गलत दे सकते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि यदि जानकारियां गलत मिली तो फिर रिजल्ट भी गलत आएगा, क्योंकि हम तो उसका वास्तविक व्यवहार देख ही नहीं पाएंगे। तो हम कहेंगे कि इस विधि में व्यक्ति का प्रभाव पड़ गया, या व्यक्ति के कारण इसके परिणाम में त्रुटि आने की संभावना है। अतः जीवन इतिहास विधि को आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी विधि देखिए दोस्तों, वो आती है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि देखिए, ये विधि क्या होती है? जब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कुछ प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है। व्यक्ति के जिस पक्ष के व्यवहार का हम मापन करेंगे, या व्यवहार के जिस पक्ष का मापन करेंगे, उससे संबंधित एक प्रश्नों की सूची बना ली जाती है। आपने अपने शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान देखी भी होगी कुछ सूचियां, जिनमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते थे कि अक्सर आप खुद को अकेला पाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अक्सर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ झगड़ते हैं, अक्सर आपको गुस्सा आता है, अक्सर आप अपने माता पिता से तालमेल नहीं बैठा पाते। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, और बालक को उनके जवाब हाँ या ना में देने होते हैं। हालांकि कुछ अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं जो हाँ ना में नहीं हो, परंतु इस प्रकार के कुछ प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों को बालक से भरवाया जाता है। फिर उसके उत्तरों के आधार पर हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि वास्तव में बालक के व्यवहार को इस संदर्भ में किस प्रकार देखा जा सकता है, या बालक का व्यवहार कैसा है, या बालक कैसी अनुभूतियां महसूस करता है। तो वो होती है प्रश्नावली विधि। चूंकि हम प्रश्नों के द्वारा बालक के बारे में विवरण ही इकट्ठा कर रहे हैं एक प्रकार से, इस कारण प्रश्नावली विधि रखी गई है विवरणात्मक विधि के अंतर्गत। फिर समझें कि प्रश्नावली विधि आत्मनिष्ठ विधियों में क्यों आ रही है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली विधि में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हमें जानकारियां दे रहे हैं, किंतु उन उत्तरों में
जानकारियां बालक छिपा भी तो सकता है, या कहें कि कुछ प्रश्नों के उत्तर बालक गलत भी दे सकता है, और सामान्यतया दे भी देते हैं बालक। जैसे हमने कोई प्रश्न रखा प्रश्नावली में, अक्सर आप स्वयं को अकेला पाते हैं। अब बालक तो इस प्रश्न में हाँ करना चाहता था, वास्तव में उसकी अनुभूति उसका व्यवहार तो वो था, परंतु बालक सोच लेता है कि यार मैं हाँ करूंगा तो टीचर क्या सोचेंगे कि ये तो अकेला पाता है खुद को, ऐसे सोच के बालक करता है कि चलो नहीं कर देते हैं इसमें। इसका अर्थ ये हुआ कि बालक स्वयं को अकेला पाता तो था, पर उसने जानकारी गलत दे दी, तो अपना रिजल्ट भी गलत आएगा। तो प्रश्नावली विधि में बालक कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दे सकता है या कुछ जानकारियां छिपा सकता है, और उसके कारण हमारा रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो हम कहेंगे कि प्रश्नावली विधि पर व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण यह आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। तीसरी विधि ही आती है इसमें, व्यक्तित्व अनुसूची विधि। व्यक्तित्व अनुसूची विधि, देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व अनुसूची विधि भी प्रश्नावली विधि की तरह ही होती है। अंतर इतना है कि इसमें इस विधि में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। है तो ये भी प्रश्नावली विधि, किंतु इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, इस कारण इसे व्यक्तित्व अनुसूची कहते हैं। और चूंकि प्रश्नावली विधि की तरह इसमें भी बालक के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है या विवरण इकट्ठा किया जाता है, इस कारण यह विवरणात्मक विधि है। फिर समझें, इस विधि में जवाब या उत्तर बालक के द्वारा ही दिए जाएंगे। वो कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत भी दे सकता है, जानकारियां गलत भी दे सकता है, कुछ जानकारियां छिपा भी सकता है। इस कारण हम कहेंगे कि व्यक्तित्व अनुसूची विधि में भी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। इस कारण ये विधि भी किसके अंतर्गत आती है? आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। अगली विधि हम लेते हैं साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार तो आप जानते हैं विभिन्न पदों के लिए होते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। और ये जो साक्षात्कार होते हैं इनके द्वारा भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन कैसे किया जाता है? इसमें व्यक्ति को सामने बैठाकर उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि प्रश्न पूछकर हम व्यक्ति के बारे में जानकारियां या विवरण ही इकट्ठा कर रहे हैं एक प्रकार से, इस कारण साक्षात्कार विधि भी किसके अंतर्गत आती है? विवरणात्मक विधियों में। अब आप देखेंगे कि प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि में तो केवल इतना ही अंतर है कि प्रश्नावली विधि में तो हम लिखकर उत्तर देते हैं और साक्षात्कार विधि में हम बोलकर उत्तर देते हैं, परंतु उत्तर तो स्वयं व्यक्ति ही दे रहा है। अब वो साक्षात्कार विधि में भी तो कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर दे सकता है। जैसे उससे पूछा कुछ कि आपकी पसंद क्या है, अब मान लो वो किसी टीचर के पद पे गया और उससे पूछा कि आपको कौन सा व्यवसाय पसंद है। अब उसको व्यवसाय तो कोई और पसंद था, परंतु उसने सोचा कि यार मैं और बताऊंगा तो मेरा चयन नहीं होगा, तो उसने बता दिया कि मुझे पढ़ाना पसंद है, शिक्षण कराना पसंद है, तो उसने गलत जवाब दे दिया। अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो गलत नतीजे पे पहुंचेगा। उसको तो यही समझ में आएगा कि यार इसकी पढ़ाने में रुचि है तो ये अच्छा शिक्षक है, परंतु उसकी तो रुचि थी नहीं, किसी और चीज में रुचि थी। तो प्रश्न पूछने वाले को उसके व्यवहार के बारे में जानकारी गलत मिल गई, तो वो रिजल्ट भी गलत प्राप्त करेगा। इस कारण हम कहते हैं कि साक्षात्कार विधि भी आत्मनिष्ठ विधियों में आती है। और एक विधि आती है इसमें पांचवी, आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि क्या होती है? बालक के जिस व्यवहार का या व्यवहार के जिस पक्ष का मापन करना है
उससे संबंधित या कहें कि उसके जीवन की किसी घटना से संबंधित उसके द्वारा एक आत्मकथा लिखवाई जाती है। जैसे मान लो उसके जीवन में कोई घटना घटित हुई, बालक से कहा कि चलो ऐसा करो, तुम अपनी इस घटना के लिए आत्मकथा लिखो। आत्मकथा तो जानते ही, खुद के द्वारा लिखी गई खुद की कथा या खुद के द्वारा लिखी गई खुद के जीवन की घटना। और बालक के द्वारा वो जो आत्मकथा लिखवाई गई है उसको पढ़कर बालक के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है कि वास्तव में बालक किसी भी घटना के प्रति कैसा अनुभव करता है या कैसी प्रतिक्रिया देता है। तो आत्मकथा विधि में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम बालक के बारे में जानकारी ही इकट्ठी कर रहे हैं, उसके व्यवहार के बारे में हम जानकारियां ही इकट्ठी कर रहे हैं। इस कारण कहा जाएगा कि आत्मकथा विधि भी विवरणात्मक विधियों में आती है। फिर अगली बात हम कहें कि आत्मकथा विधि आत्मनिष्ठ विधियों में क्यों आती है, तो यह भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बालक से उसके जीवन के बारे में कुछ चीजें लिखवाई जाएगी या किसी घटना पर आत्मकथा लिखवाई जाएगी तो वो अपने बारे में आवश्यक थोड़ी है पूरी जानकारियां सही दे। कुछ गोपनीय बातें छिपा भी सकता है या कुछ नकारात्मक बातें छिपा भी सकता है या किसी बुरे व्यवहार को छिपा सकता है। तो फिर हम कहेंगे कि यार इसने गलत जानकारी दे दी या कुछ बातें छिपा ली तो इसके व्यवहार के बारे में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी त्रुटिपूर्ण होगा, उसमें भी गलती मिलेगी हमें। तो फिर हम कहेंगे कि इस विधि पर भी व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण इसे आत्मनिष्ठ विधियों में रखा जाता है। अब बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ विधियां, ऐसी विधियां जिन पर व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। किस व्यक्ति का? जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहले हम जो विधि लेंगे वो है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, देखिए समाजमिति विधि में एक शब्द आ रहा है समाज, यानी इस विधि के द्वारा हम बालक के या व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का मापन करते हैं जो समाज से संबंधित है। और इसमें होता क्या है कि समाज के व्यक्ति खुद निर्धारित करते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। अध्ययन तो वो उस व्यक्ति का वास्तविक जीवन में ही कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करना है। अब मॉनिटर का चुनाव करेंगे तो हम बच्चों से मत लेंगे। अब कक्षा के जैसे 25 विद्यार्थी है, अब वो अपना मॉनिटर चुनने के लिए जो जो मॉनिटर के लिए खड़े हुए हैं पद के लिए उनका अध्ययन करने थोड़े बैठेंगे कि भाई मुझे इसका अध्ययन करना है। ये फला व्यक्ति जैसे मोहन है, ये मोहन मॉनिटर के लिए खड़ा हो रहा है, अब ये मोहन कैसा व्यक्ति है इसका अध्ययन करते हैं, ऐसा तो करेंगे नहीं। वो मोहन का अध्ययन करने नहीं बैठेंगे, लेकिन उन्होंने मोहन का अध्ययन पहले से ही कर रखा है। जब मोहन कक्षा में व्यवहार कर रहा था इतने दिनों से, तभी मोहन के बारे में हमने पता लगा लिया कि मोहन किस प्रकार का लड़का है। तो सार ये समझ में आया कि हमने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन उस समय किया था जब वो समाज में व्यवहार कर रहा था। जैसे मान लो सरपंच के चुनाव हुए और एक व्यक्ति खड़े हुए अपने, जैसे रमेश नाम के कोई व्यक्ति खड़े हुए। अब हम रमेश को सरपंच चुनने के लिए ये अध्ययन करने नहीं बैठेंगे कि ये रमेश कैसा व्यक्ति है, इसका अध्ययन करके देखें निरीक्षण विधि से या प्रयोगात्मक विधि से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम रमेश का अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हमने रमेश का अध्ययन पहले से ही कर रखा है। पिछले कुछ सालों से रमेश समाज में जो व्यवहार कर रहा था वही हमने पता लगा लिया कि ये रमेश कैसा व्यक्ति है। ये जो हमने अध्ययन किया था रमेश का समाज में या मोहन का जो मॉनिटर में खड़ा हुआ, मोहन या कोई भी लड़का,
तो फिर हम कहेंगे कि इनका अध्ययन जिस विधि से हुआ था वही विधि कहलाती है समाजमिति विधि। आपने देखा भी होगा ये जो न्यूज चैनल वाले होते हैं ये मार्केट में जाके लोगों से पूछते हैं कि ये जो मान लो अपने सीएम साहब है इनका कार्य आपको कैसा लगा, या कहें कि अपने सीएम साहब कैसे व्यक्ति हैं। अब समाज के व्यक्ति पहले से ही जानते हैं कि अपने सीएम साहब कैसे व्यक्ति हैं। कब जानते हैं? जब सीएम साहब अपना जीवन जी रहे थे या समाज में अपना व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसी विधियों को हम कहेंगे समाजमिति विधि। यानी हम नेताओं का जो चुनाव करते हैं वो विधि ही कौन सी विधि होती है? समाजमिति विधि। चूंकि हम व्यक्तियों के बारे में इसमें भी विवरण इकट्ठा करते हैं। अरे मॉनिटर का चुनाव किया उसके बारे में विवरण हमें इकट्ठा करना पड़ा या पहले के उसके इतिहास को देखना पड़ा, इस कारण इसे विवरणात्मक विधियों में रखते हैं। अब बात करें कि समाजमिति विधि वस्तुनिष्ठ विधियों में क्यों आई। तो देखें, जैसे हमने चुनाव के लिए मॉनिटर के चुनाव के लिए मोहन को देखा कि मोहन मॉनिटर में खड़ा हो रहा है, अब इसको वोट दें या नहीं दें या इसका व्यवहार कैसा है। अब जब हम मोहन का मॉनिटर में चुनाव करेंगे या मोहन को वोट देंगे तो मोहन अपने रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। ऐसा थोड़ी है कि मोहन कोई जानकारी गलत दे देगा। उसके बारे में जानकारियां समाज के लोग दे रहे हैं और समाज के लोग अपना व्यक्तिगत मत ही देंगे। यानी जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसका कोई रोल नहीं है। जैसे मान लो समाज मार्केट में जाके या किसी बड़े शहर में जाके ये पूछा जाए कि अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो कैसे व्यक्ति हैं, तो फिर इस विधि में जब नरेंद्र मोदी के बारे में विचार दिए जाएंगे तो नरेंद्र मोदी खुद इस रिजल्ट को या इस सर्वे को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे न्यूज वाले कोई सर्वे करेंगे मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री है मोदी जी, उस सर्वे पर हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। या सरपंच के लिए हमने रमेश को देखा, अब रमेश अच्छा व्यक्ति है तो वोट दे देंगे, यदि अच्छा व्यक्ति नहीं है तो वोट नहीं देंगे। हमारे विचार पर रमेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है हमारे मत पर। इस कारण हम कहेंगे कि समाजमिति विधि पर जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस कारण इस विधि को वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरी विधि है क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी, इसको ही हम कहते हैं रेटिंग स्केल। देखिए क्रम निर्धारण मापनी क्या होती है, आपने देखे होंगे बहुत सारे जो ऐप होते हैं वो आपसे मांगते हैं कि आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार ऐसे आते हैं किसी ऐप के लिए। आपको ऐप जितना अच्छा लगेगा आप उसको उतना ही स्टार दे देंगे। इसे ही कहते हैं क्रम निर्धारण मापनी। मापने का अर्थ है स्केल, अपने आती है ना स्केल जिसमें अलग अलग बिंदु होते हैं। ठीक स्केल की तरह इसमें भी अलग अलग बिंदु होते हैं जो क्रम के रूप में होते हैं, एक क्रम में होते हैं। जैसे मान लो मैंने प्रश्न पूछा, हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनको आप कितने अंक देना चाहेंगे। आप कहेंगे जैसे 1 अंक दिया, 2 अंक दिया, किसी को ज्यादा अच्छे लगे 3 दिया, किसी को बहुत अच्छे लगे 4 या किसी ने 5 दिए। तो ये जो अलग अलग बिंदु के रूप में हम व्यक्ति को अंक दे रहे हैं वही है क्रम निर्धारण मापनी। या कोई अपना विद्यार्थी है, जैसे मान लो एक विद्यार्थी है मोहन, हमने प्रश्न पूछा, कोई प्रश्न रखा कि मोहन सत्य बोलता है। प्रश्न क्या रखा? मोहन सत्य बोलता है। फिर विकल्प रखे कि सदैव, एक विकल्प रखा प्राय यानी सामान्यतया, एक विकल्प रखा कभी कभी और एक विकल्प रखा कभी नहीं।
और कक्षा में हमने सबसे वो विकल्प भरवाए। अब जैसे मान लो सभी विद्यार्थी 20 विद्यार्थी थे, उनमें से 12 या 13 विद्यार्थियों ने तो रख दिया कि सदैव सत्य बोलता है, सदैव पे राइट कर दिया। 2-4 विद्यार्थियों ने प्राय पे राइट कर दिया। एक विद्यार्थी ने कभी कभी पे राइट कर दिया और एक भी विद्यार्थी ने कभी नहीं पे राइट नहीं किया। तो फिर हमें अनुमान लगेगा कि यार ये जो मोहन है ये वास्तव में सत्य बोलता है, क्योंकि 20 में से 12-13 विद्यार्थी तो करें कि सदैव सत्य बोलता है, 2-4 करें कि सामान्यतः ये सत्य बोलता है। तो फिर हम उस मोहन के बारे में पता लगा लेंगे कि वास्तव में मोहन सत्य बोलता है कि नहीं बोलता है। कैसे पता लगाया? अलग अलग बिंदु रखे हमने मापनी में और उसके आधार पे हमने अध्ययन कर लिया। क्रम निर्धारण मापनी यानी अलग अलग बिंदु भरवाए जाते हैं। अब ये चूंकि हमने मोहन के बारे में जानकारियां इकट्ठी की है अन्य व्यक्तियों से, इस कारण ये विवरणात्मक विधि है। दूसरी बात, जब हम मोहन का अध्ययन कर रहे थे कि मोहन को आप कैसा मानते हैं, वो सदैव सत्य बोलता है या कभी कभी बोलता है, तो इस रिजल्ट में मोहन का कोई रोल नहीं है। मोहन कोई जानकारी गलत दे नहीं सकता, हमने मोहन से तो जानकारी नहीं ली। तो जो भी जानकारियां मिली हमें, उन पर जिसका अध्ययन किया जा रहा है, किसका अध्ययन? मोहन का, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो क्रम निर्धारण मापनी विधि है ये एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ विधि है। तत्पश्चात हम देखें दोस्तों, एक विधि आती है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि, देखिए दोस्तों, ये जो विधि होती है इस विधि में बालक की अलग अलग अवस्थाओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। आपने पढ़ी होगी अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। उन अलग अलग अवस्थाओं, विकास की अवस्थाओं का बालक का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जाता है कि वास्तव में किस अवस्था में बालक में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे शैशवावस्था में बालक का विकास कैसा रहा, मानसिक विकास की बात कर लें, बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसा रहा, किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसा रहा। ये विकास की अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन जिस विधि द्वारा किया जाता है वो विधि है विकासात्मक विधि। अब चूंकि इस विधि में बालक के व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है और बालक इस पर, इसके परिणाम पर प्रभाव नहीं डालता है, इस कारण विकासात्मक विधि भी किस प्रकार की विधियों में आएगी? वस्तुनिष्ठ विधियों में। चूंकि विकासात्मक विधि में हम बालक के बारे में जानकारियां ही इकट्ठी कर रहे हैं, इस कारण ये विवरणात्मक विधियों में आती है। इसके बाद अगली विधि आती है मनो विश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि, देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में यह कहा जाता है कि बालक का जो व्यवहार होता है या व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसमें अचेतन मन का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने पढ़े थे पहली कक्षा में चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, बाकी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे इस पे। यह विधि कहती है, मनोविश्लेषणात्मक विधि मन का विश्लेषण करने वाली विधि है। यह विधि कहती है कि बालक के व्यवहार पर उसके अचेतन मन का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। इसलिए जब भी आप बालक के व्यवहार का अध्ययन करो तो आप उसके अचेतन मन को ही देखो या अचेतन मन का ही अध्ययन करो, उससे बालक के व्यवहार का पता लग जाएगा। तो ये विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। चूंकि इस विधि में बालक के अचेतन मन का अध्ययन कर रहे हैं। अब अचेतन मन तो ऐसा मन है जिसके बारे में व्यक्ति को खुद भी पूरी तरह से पता नहीं होता, और इस विधि में हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसको पता नहीं लगने दे रहे कि वास्तव में हम उसका इस पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो इसके रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर पाता।
इस कारण मनोविश्लेषणात्मक विधि वस्तुनिष्ठ विधियों में आती है। चूंकि हम अचेतन मन की जानकारियां ही इकट्ठी कर रहे हैं, इस कारण ये जानकारियां यानी विवरणात्मक विधियों में आती है। हम उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे किसी ने वो मूवी देखी हो भूल भुलैया, उसमें जो वो होती है अभिनेत्री, वो हम शुरुआत में अनुभव करते हैं कि किसी आत्मा का प्रभाव इस पे होती है ना, मंजुलिका। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ जाती है और वो नृत्य करती है या जो घटनाएं है वो मंजुलिका कर रही है। लेकिन वास्तव में जब देखा गया, उसमें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आते हैं, जो अपने अक्षय कुमार जी हैं, वो मनोवैज्ञानिक के रूप में आते हैं और वो उस औरत के अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। किस विधि द्वारा? मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा। जब वो उस औरत के अचेतन मन का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसने बचपन में मंजुलिका की कहानियां सुनी थी और कहीं ना कहीं इस औरत के अचेतन मन में मंजुलिका का प्रभाव है, यानी अचेतन मन में यह स्वयं को मंजुलिका समझती है। तो वहां पर उसका इलाज करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, या कहें कि समस्या का पता लगाने के लिए, अक्षय कुमार जो वहां पे एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जिस विधि का प्रयोग किया गया था वो थी मनोविश्लेषणात्मक विधि। किस मन का अध्ययन किया था? अचेतन मन का अध्ययन किया था। और आपने देखा होगा कि उस औरत का प्रभाव कुछ भी नहीं था इस विधि पर। इस कारण हम करें कि मनोविश्लेषणात्मक विधि किस प्रकार की विधियों में आएगी? वस्तुनिष्ठ विधियों में आएगी। इसके बाद ये तो थी मुख्य विधियां। इसके बाद हम कुछ विधियां और भी पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं तुलनात्मक विधि। इस विधि में हम ले रहे हैं पांचवी, तुलनात्मक विधि। इस विधि में अलग अलग प्राणियों के व्यवहार की तुलना की जाती है। जैसे एक प्राणी पर प्रयोग कर लिया और उसकी तुलना अन्य प्राणियों से की जाए। जैसे आपने पढ़ा हो थॉर्नडाइक, प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर, और उसके रिजल्ट को, उसके परिणाम को लागू कर दिया इंसानों पर, मानव पे लागू कर दिया। यानी बिल्ली पर अध्ययन करने पर जो रिजल्ट मिले उसकी तुलना उन्होंने मानव के व्यवहार से कर दी, तो ऐसी विधि कहलाती है तुलनात्मक विधि। चूंकि यहां भी हम मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन कर रहे हैं या मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, और जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि हम तो मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, तो तुलनात्मक विधि भी वस्तुनिष्ठ विधियों में आती है। या कहें कि इसमें भी प्राणी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, इस कारण तुलनात्मक विधि विवरणात्मक विधियों में आती है। तत्पश्चात देखें, अगली विधि है मनोभौतिकी विधि। ये कोई महत्वपूर्ण विधि नहीं है। इसमें केवल ये याद रखना है हमें कि इस विधि में मन और शरीर का संबंध देखा जाता है। और इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार के संवेग आते हैं, उनका प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है और उनके प्रभाव से व्यक्ति अलग अलग प्रकार के व्यवहार करता है। तो हमें केवल मनोभौतिकी विधि में इतना समझना है, मन और शरीर के संबंधों का अध्ययन किया जाता है मनोभौतिकी विधि में। यह महत्वपूर्ण नहीं है, इस कारण हम केवल इसका परिचय ले रहे हैं। बाकी हम याद रखें कि मनोभौतिकी विधि वस्तुनिष्ठ विधियों में आती है, क्योंकि इसमें भी मनोवैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन किया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण विधि नहीं है। एक आती है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि, इसमें क्या होता है कि जब हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे तो हमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त हुए। उन आंकड़ों को विश्लेषण द्वारा देखेंगे भी तो सही, उनका एनालिसिस करेंगे।
तो उन आंकड़ों को विश्लेषण के द्वारा देखकर या उन आंकड़ों का विश्लेषण करके जिस विधि द्वारा हम किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, या कहें कि विभिन्न विधियों से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन परिणामों को हम एक प्रकार से विश्लेषण करके देखते हैं, या उन विधियों के द्वारा अध्ययन किए गए जानकारियों से हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो वो विधि होती है सांख्यिकी विधि। दोबारा देखें, विभिन्न विधियों के द्वारा अध्ययन करने के पश्चात, या कहें कि विभिन्न विधियों से प्राप्त जानकारियों के बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए उन जानकारियों का विश्लेषण करते हैं, तो उनका विश्लेषण करने के लिए प्रयोग की गई विधि ही सांख्यिकी विधि कहलाती है। और चूंकि ये जानकारियों पे डिपेंड है, जो जानकारियां मिलेगी वैसा ही रिजल्ट देगी, इस कारण सांख्यिकी विधि भी वस्तुनिष्ठ विधियों में आ रही है। और चूंकि हमने विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी की है, तो यह विवरणात्मक विधियों में आ रही है। इस प्रकार आज हमने ये मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां समझी। देखें, एक बार पुनः देखें, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, वो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं। यदि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण करके करें तो निरीक्षणात्मक विधियां, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन प्रयोग करके करें तो प्रयोगात्मक विधियां, और विवरण इकट्ठा करके व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें तो विवरणात्मक विधियां। तत्पश्चात देखें, जिन विधियों में व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है आत्मनिष्ठ विधियां, और जहां व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता वस्तुनिष्ठ विधियां। यदि व्यक्ति अपना निरीक्षण स्वयं करे तो अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण, जब किसी और के द्वारा निरीक्षण किया जाए तो बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण। प्रयोग द्वारा अध्ययन प्रयोगात्मक विधि। विवरणात्मक विधियों में जहां व्यक्ति का प्रभाव पड़े आत्मनिष्ठ, जहां व्यक्ति का प्रभाव न पड़े वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में देखिए जीवन इतिहास विधि, व्यक्ति के जीवन का इतिहास देखा जाता है अलग अलग व्यक्तियों से जानकारी लेके, तो जीवन इतिहास विधि। चूंकि यहाँ पे व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है तो आत्मनिष्ठ विधि है। प्रश्नावली विधि, व्यवहार के जिस पक्ष का मापन करना है उससे संबंधित प्रश्नों की सूची बनाएंगे तो व्यक्ति से भरवाएंगे। अब व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है तो आत्मनिष्ठ विधि। प्रश्नावली की तरह वस्तुनिष्ठ ये आत्मनिष्ठ विधि है, व्यक्तित्व अनुसूची। साक्षात्कार भी प्रश्नावली की तरह है, केवल इसमें यह है कि मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी आत्मनिष्ठ है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपनी कथा लिखता है तो व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा, इस कारण यह भी आत्मनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ देखिए समाज मिति विधि, मॉनिटर का चुनाव या किसी नेता का चुनाव होता है वो समाज मिति विधि से होता है। चूंकि जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, तो यह वस्तुनिष्ठ विधियां। रेटिंग स्केल, अलग अलग बिंदु पर व्यक्ति के व्यवहार को मापा जाता है, चूंकि व्यक्ति का प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा तो वस्तुनिष्ठ विधि। विकासात्मक विधि, विकास के विभिन्न पक्ष देखे जाते हैं, या कहें कि अलग अलग अवस्थाओं में बालक का विकास देखा जाता है, और चूंकि बालक का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वस्तुनिष्ठ विधियां। मनोविश्लेषणात्मक विधि कहती अचेतन मन का अध्ययन करो, जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं है, इस कारण ये भी वस्तुनिष्ठ विधि है। तुलनात्मक विधि में एक प्राणी के व्यवहार की तुलना अन्य प्राणियों से की जाती है, यह भी वस्तुनिष्ठ विधि है। मनोभौतिकी में मन और शरीर के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और सांख्यिकी विधि विभिन्न विधियों से प्राप्त आंकड़ों के द्वारा निर्णय पर पहुंचने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो सांख्यिकी विधि है। तो आज हमने ये मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां समझी, और अगली कक्षा में हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम मनोविज्ञान का नियमित अध्ययन करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। विद्यार्थी कह रहे हैं कि पूरी मनोविज्ञान पढ़ाओ, तो फिर हम पूरी ही पढ़ेंगे। पुराने जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ चुके हैं अपने संस्थान या किसी और संस्थान में अपने क्षेत्र में जहाँ पे मैंने पढ़ाया हो, वो भी नए नोट्स बनाए। मैंने अपने आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से जो परीक्षा उपयोगी चीजें हैं उनको ऐड किया है, नोट्स को अपडेट किया है। आपने जो पहले पढ़े थे पुराने नोट्स, उनमें कुछ संशोधन होगा, अच्छे से समझेंगे। मनोविज्ञान बहुत ही आसान विषय है, जो पहले पढ़े हुए हैं वो तो जानते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमसे जुड़े, जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरभि क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा सुरभि क्लासेस सुल्तानपुर, वहाँ आपको विभिन्न विषयों के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो आप अध्ययन करें, नियमित रूप से पढ़ें,
और मनोविज्ञान के साथ साथ हम शिक्षण विधियों को भी सीखेंगे और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो